मत घबरा इन तूफानों से, मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी हाँ, इन पंक्तियों से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे। अक्सर जब वो कहीं भी इंटरव्यू देते थे तो ये लाइनें अक्सर दोहराते थे, जो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं हारे, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ किया, लेकिन इस कोरोना रूपी महामारी के सामने वो हार गए। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पर्सन मिल्खा सिंह की, जो इस कोरोना रूपी महामारी में 18 जून 2021 को करीब रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो हमसे दूर नहीं गए हैं, वो इस भारत माता के वीर सपूत, वो परिश्रमी, वो कर्मठ इंसान कभी भी इस भारत देश को अलविदा नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका पसीना, उन्होंने पसीने की जगह खून बहा है, उनका पसीना इस भारत भूमि की हर एक जगह पे, इस भारत माता की मिट्टी पर हर जगह पे गिरा हुआ है। तो वो कभी इस देश से विदा नहीं हो सकते, वो युवाओं के हृदय से कभी विदा नहीं हो सकते, वो युवाओं के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे, जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द फ्लाइंग सिख, द ग्रेट पर्सनैलिटी मिल्खा सिंह। बात शुरू करते हैं कि जब हम मिल्खा सिंह के बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं तो उनके जीवन से हमें 5 ऐसी अद्भुत बातें सीखने को मिली जो हर इंसान को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। हम उनके जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति पर प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन का विस्तार से वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उनसे उनके जीवन की जो 5 बातें हैं वो क्या क्या ग्रहण करते हैं, और उन्हीं बातों के माध्यम से हम उनकी पूरी लाइफ पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि अपनी परेशानियों से निकलने के लिए साहस, अपनी परेशानियों से निकलने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए। कोई इंसान कितनी भी परेशानियों से क्यों न घिरा हो, अगर वो साहस करे तो अपनी परेशानियों से निकल सकता है। जी हाँ, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 जिला मुल्तान, गोविंदपुरा, पाकिस्तान में हुआ। जी हाँ, ये वही मुल्तान है, देख लीजिए, जहां पर हरियाणा के शेर वीरेंद्र सहवाग ने तिहरा तक लगाया और मुल्तान के सुल्तान कहलाए। ये वही मुल्तान है। जब मिल्खा सिंह का जन्म हुआ तब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तब हमारा भारत, प्यारा भारत, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। अब बात आती है 1947 की, जब भारत विभाजन हुआ। छोटा सा बालक मिल्खा सिंह ये खुद बताते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता का कत्ल होते देखा। और देखो, वो एक अकेला लड़का जो पाकिस्तान से निकल के और भारत में पहुंचता है, और उनके पिताजी के आखिरी शब्द थे, जब उनके पिताजी ने देखा कि हम दोनों तो मर रहे हैं, बेटे को मैं कैसे बचाऊं, तो उनके पिताजी के आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। जी हाँ, भाग मिल्खा भाग। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसी टाइटल को लेके एक मूवी बनी है। एक ऐसे महान व्यक्ति किस तरीके से इस संसार में संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े। जी हाँ, जन्म मुल्तान, गोविंदपुरा, पाकिस्तान। जब इन्होंने अपने माता पिता को मरते हुए देखा तो वहां से ये भागे, और इनके अंदर दौड़ने की जो शक्ति थी उसी शक्ति ने इनको बचा लिया। उसी शक्ति के कारण वो वहां से निकले और पहुंच गए भारत, अपने प्यारे भारत। अब देखिए, 6 साल
6-7 दिन जब ये लोग वहां से निकल के पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, तो 6-7 दिन के बाद इनकी मुलाकात इनकी बहन से होती है। भाई को बहन मिल गई, डूबते को तिनके का सहारा। जब इनको इनकी बहन मिली तो इनको थोड़ा सा साहस मिला, इनको लगा कि कोई मेरा अपना है। उसके बाद ये अपने संघर्ष भरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उसके बाद बात करें कि अब इन्होंने क्या कहा, इनका दूसरा जो विचार जो मुझे बहुत पसंद आया वो क्या था कि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। जी बिल्कुल, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे ना तो दूसरा आप पे कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। अपने आप पे विश्वास करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आई एम द बेस्ट। यस, ईगो नहीं करनी, लेकिन हमें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, हमें अपने आप के ऊपर एक बेहतरीन तरीके से आत्मविश्वास रखना है। जी, इन्हीं लाइनों को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूं कि जब ये 1951 की बात है, 1951-52 की, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत संघर्ष करने के बाद 3 बार रिजेक्ट होने के बाद ये आर्मी में सिलेक्ट हो गए। ये बात क्या है? खुद पर विश्वास की बात है। 3 बार आर्मी से रिजेक्ट हुए 1951-52 में और फाइनली 1952 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो अब थोड़े से इनके अंदर जो मतलब जज्बा था उसको और थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। लोगों ने देखा कि ये बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा है, तो वहां पे हवलदार गुरदेव सिंह और ब्रिगेडियर जॉर्ज अब्राहम से ये मिले और उन्होंने इनको बहुत प्रोत्साहित किया। इन्हें कहा कि आपके अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा है और आपको इसका जो है प्रयोग करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन लोगों से इनको प्रेरणा मिली। इसके बाद अब उसी समय रात के समय एक मैसेज आता है कि 500 लोगों की क्रॉस कंट्री रेस होगी। ठीक है, मिल्खा सिंह भागने में तेज तो थे ही, 500 लोगों की इस क्रॉस कंट्री रेस में ये टॉप 10 में थे। अब थोड़ा सा साहस बढ़ा, जज्बा बढ़ा, ठीक है, और जो इन्होंने सपने देखे थे उन सपनों को उड़ान मिलनी शुरू हुई। अब ये 500 लोगों की जो क्रॉस कंट्री रेस है उसमें टॉप 10 में आ गई। अब बात करें, देखिए आगे ये कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, तीसरी अगर इनकी बात हम जाने तो वो है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो बड़ी से बड़ी चुनौती को आप चुटकियों में सामना कर सकते हो। बड़ी से बड़ी चुनौती आपके सामने जो आए आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। देखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने इतनी मेहनत की कि इन्होंने करीब करीब 80 इंटरनेशनल रेसेस जो है उनमें पार्टिसिपेट किया। 80 इंटरनेशनल रेसेस और उनमें से 77 जीते। 80 रेस इंटरनेशनल लेवल पे और उनमें से 77 रेसों में इन्होंने अपना जीत का परचम लहराया। ये क्या है? मेहनत है। मेहनत का विकल्प कोई नहीं। ये जीतते चले गए। उसके बाद देखिए अब इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे थे। इनके अंदर जो विल पावर थी, इनका परिश्रम था, इनकी मेहनत थी, वो बहुत ज्यादा बुलंद होती चली जा रही थी। अब अगर बात करें कि सबसे पहले इन्होंने 1956 में सबसे पहले इन्होंने 1956 में पहली बार मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस समय इनके पास वो मतलब अनुभव नहीं था। ये कहें कि वो अनुभव नहीं था जो ओलंपिक गेम्स में ये अपने आप को मेडल का हकदार पाते। ये खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि उस समय मेरे पास वो अनुभव भी नहीं था और मतलब उस लेवल का मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई पीछे का अनुभव नहीं था कि मैं मेडल जीत पाता। कोई बात नहीं, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में ये मेडल नहीं जीत पाए।
ओलंपिक में मेडल जीतने की एक जो कसक मन में थी वो अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। 1958 में महज 1957 को पार किया और 1958 आते ही 1958 में एशियन गेम्स में 200 व 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीते, दोनों रेसेस में। 1958 में एशियन गेम्स में 200 मीटर व 400 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वाह क्या बात है। अब देखिए उसी दौरान उसी वर्ष 1958 में ही कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। जीत पे जीत। मेडल तो ऐसे हो रहे थे जैसे सुबह का नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद दोपहर का डिनर आ गया, दोपहर का लंच आ गया, थोड़ी देर बाद शाम का डिनर आ गया। इस तरीके से मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल बारिश हो रही थी। उसके बाद देखिए, अब बात करें कि जब मिल्खा सिंह को पूरा संसार जानने लग गया था, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एथलीट पैदा नहीं हुआ है आज तक जो 80 इंटरनेशनल रेसेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 77 जीती। 77 कोई पैदा नहीं हुआ है ऐसे महान प्रतिभा। अब बात आती है 1960 की। 1960 में एक रेस में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर एथलीट थे अब्दुल खालिक, उसको हराया था। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा मलाल था कि भाई भारत के किसी एथलीट ने, भारत के किसी धावक ने पाकिस्तान के धावक को हराया। तो 1960 में पाकिस्तान की तरफ से भारत में न्योता आता है कि मिल्खा सिंह यहां पाकिस्तान की भूमि पे आके और अब्दुल जो खालिक है उनके साथ रेस लगाई। क्योंकि मिल्खा सिंह की पाकिस्तान के साथ जो अनुभव थे, जो उनकी स्मृति थी, वो अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने अपने माता पिता को वहां खोया था, अपने आंखों के सामने वहां पे अपने माता पिता का कत्ल होते उन्होंने देखा था। वो नहीं चाहते थे कि मैं उन स्मृतियों में वापस जाऊं जो मुझे दुखी करे। तो मिल्खा सिंह ने मना कर दिया। मिल्खा सिंह बोले कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। क्योंकि भाई देखो, एक छोटे बच्चे ने जो ऐसे अनुभव देखे हों जो उसके लिए बहुत दुखद रहे हों, तो उन्हें नहीं जाना चाहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को बुलाया और कहा कि मिल्खा जी देखिए, स्पोर्ट्स जो होता है वो आप देशों में आपसी भाईचारे को बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है, आपको वहां जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं तो चलो ठीक है, मैं जाता हूं। मिल्खा सिंह मान गए और मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। अब जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो वहां एक होटल के रूम में जब ये रहे तो उन्होंने वहां एक पर्चा देखा, यानी कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी। उसमें लिखा हुआ था कि मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की जंग, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है। मतलब इस तरीके के जो शब्द हैं वो लिखे हुए थे। मिल्खा सिंह खुद कहते हैं कि मुझे उस समय जब मैंने वो लाइनें पढ़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई मैं तो यहाँ आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए आया हूं, मैं यहाँ किसी प्रकार की जंग जीतने नहीं आया, मैं दोनों भाइयों के बीच प्यार को बढ़ाने आया हूं, किसी प्रकार की जंग को लेके, किसी प्रकार की रंजिश को लेके मैं यहाँ नहीं आया हूं। तो अगले ही दिन जैसे ही रेस का माहौल होता है, स्टेडियम में खचाखच भीड़, 60,000 के करीब लोग बैठे हुए थे। और जब मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक रेस के लिए तैयार होते हैं तो कुछ अल्लाह के बंदे आते हैं अब्दुल खालिक के पास और अब्दुल खालिक को कहते हैं कि खुदा हाफिज, खुदा आपको दुश्मनों से जीत दे। इस प्रकार के कुछ शब्द उन्होंने बोले। मिल्खा सिंह ने उनको कहा कि भाई हम भी अल्लाह के ही बंदे हैं, भगवान सब जगह एक है। तो उस समय उनके मन में थोड़ा सा मतलब ग्लानि का भाव पैदा हुआ और उन्होंने मिल्खा सिंह को भी कहा कि खुदा हाफिज, आप भी जो है रेस के लिए तैयार रहें, आप भी जीतें। तो इसी बात में जब दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं, 60,000 लोग, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ, लेकिन
जैसे ही रेस के लिए तैयार हुए, सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। सब ये देख रहे थे कि एक पतला दुबला सरदार अब्दुल खालिक कोई आम धावक नहीं था, ये एशिया का बहुत ही मशहूर धावक था। कि दुबला पतला सा सरदार अब्दुल खालिक को कैसे मात दे पाएगा, कैसे हरा पाएगा। लेकिन सब लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे थे उनको चंद सेकंडों में क्या कर दिया, इन्होंने धराशायी कर दिया। जैसे ही रेस शुरू हुई और इन्होंने हवा से बातें करना शुरू कर दिया। ये दौड़े नहीं थे, ये उड़े थे। उस समय स्टेडियम में बैठी करीब 10,000 बुर्खा नसी औरतों ने इनकी झलक पाने के लिए अपने बुर्खे को उठा दिया था। इस हवा से बातें करते हुए सरदार को देखने के लिए उन्होंने अपना बुर्खा उठाया था। ऐसे हवा से बातें करने वाले जांबाज खिलाड़ी मिल्खा सिंह जीत गए और अब्दुल खालिक हार गए। तत्कालीन पाकिस्तान के जनरल आयूब खान जब मिल्खा सिंह को मेडल पहना रहे थे तो आयूब खान ने कहा कि मिल्खा सिंह, आप दौड़े नहीं हो, आप भागे नहीं हो, आप तो उड़े हो, आपने तो हवा से बातें की हैं। पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरीके से आप उड़ रहे हैं, और ये प्रतिभा इनको कब मिली, इस तरीके से उड़ना इन्होंने कब सीखा? इस तरीके से उड़ना इन्होंने तब सीखा जब ये ट्रेन के साथ रेस लगाते थे। तो यहां से जीते और आयूब खान ने इनको क्या कहा? द फ्लाइंग सिख। तो उसी समय पाकिस्तान से इनको ये उपाधि मिली, द फ्लाइंग सिख। किसने? तत्कालीन जनरल आयूब खान ने इनको ये उपाधि दी, द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख का खिताब पाके और ये भारत से लौटे। इसके बाद अगर हम बात करें, चौथा इनका पॉइंट जो सबसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि मत भूले कि किसने आपका साथ दिया। बिल्कुल मत भूले कि किसने आपका साथ दिया। अब बात हम करें कि मिल्खा सिंह के जो कोच थे उन्होंने इनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से तराशा। तो इन्होंने जब अपना मेडल मिला ना फर्स्ट, उनकी झोली में डाल दिया कि मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। महान लोग ऐसे ही महान नहीं बनते, वो अपने चरित्र से, अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से महान बनते हैं। तो इन्होंने अपने कोच को वो मेडल दे दिया। तो इन्होंने भूला नहीं कि मुझे इन बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए किसने मदद की है, ये नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। अब बात करें 1960 के रोम ओलंपिक की। 1960 के रोम ओलंपिक में जब ये गए तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शानदार शुरुआत की और इन्होंने करीब 250 मीटर की अपनी रेस जो है उसको कंप्लीट कर लिया था, 250 मीटर की रेस को। और इनसे एक गलती क्या हुई उस समय, ये बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग की जो मेरी आधी दौड़ है उसको अगर इतनी तेजी से दौड़ूंगा तो ऐसा ना हो कि अंत तक मैं थक जाऊं और आखिरी जो मेरा राउंड है उस राउंड में मैं पीछे ना रह जाऊं, कि मैं क्या अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करूं। इसी बात को जानने के लिए इन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा और जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ के देखा उसमें इनकी जो चंद सेकंडें हैं वो खराब हो गई, जिसके कारण पीछे इनको फॉलो कर रहे थे जो एथलीट, जो धावक, वो इनसे आगे निकल गए। इनकी ये खुद कहते हैं कि मेरी छोटी सी गलती ने मुझे जो रोम ओलंपिक है उसमें मेडल पाने से वंचित कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन इस समय इनको एक मलाल रहा कि मैं ओलंपिक में मेडल नहीं पा सका और इन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले ये चाहता हूं कि भारत देश का कोई युवा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी युवा ओलंपिक में मेडल जरूर लेके आए। ये मेरा सपना है, ये मेरी एक इच्छा है। और इनकी इस इच्छा को पूरा किया अभिनव बिंद्रा ने, जब वो शूटिंग में ओलंपिक में फर्स्ट मेडल लेके आए तो इनको बड़ी खुशी हुई। इनका जो सपना था वो पूरा हो गया। अब अगर बात करें इनको
अवार्ड से नवाजा गया। जब 1958 में एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल मिला, तो उसी के सम्मान में इनको पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया। तो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद 2001 में इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भी चुना गया था। 2001 में अर्जुन अवार्ड के लिए भी चुना गया। लेकिन देखिए, पहले इनको पद्मश्री मिल चुका था और अब अर्जुन अवार्ड, यानी कि पद्मश्री एक बड़ा अवार्ड है और जो अर्जुन अवार्ड है उससे कम है। तो इन्होंने ये कहते हुए अर्जुन अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि देखिए, पद्मश्री पाने के बाद अर्जुन अवार्ड को लेना ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर की डिग्री मिलने के बाद मैं अब एसएससी का सर्टिफिकेट ले रहा हूं। भाई, जब इतना बड़ा अवार्ड मिल चुका है पहले पद्मश्री, तो उसके बाद तो जो है बढ़ना चाहिए ना, है ना। पद्मश्री के बाद या तो पद्म भूषण दो, पद्म विभूषण दो, भारत रत्न, मतलब इससे बढ़ना चाहिए ना। लेकिन अगर अर्जुन अवार्ड आप दे रहे हो तो ऐसा ही लगेगा ना कि जैसे मैंने मास्टर की डिग्री कर ली और उसके बाद मैं एसएससी का सर्टिफिकेट ले रहा हूं। तो इस टाइम जो इन्होंने ये अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया। क्लियर। अब अगर बात करें कि इनकी पांचवी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि सफलता का मतलब पुरस्कार और सम्मान से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल, अगर कोई इंसान उसको सफलता मिल जाए, जो वो पाना चाहता है उस बुलंदी को वो छू ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो उसके आगे सम्मान, उसके आगे पुरस्कार कुछ अहमियत नहीं है। क्योंकि इन्होंने जितने भी मेडल जीते, वो सारे के सारे मेडल अपने घर में सजाने की बजाय इन्होंने कहां रख दिए? इन्होंने वो सारे के सारे मेडल जो है वो देश को समर्पित कर दिए। जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने वो सारे के सारे मेडल है वो रख दिए। अब अगर बात करें इनके परिवार की, तो इनकी शादी हुई, घर परिवार से अगर हम बात करें थोड़ा सा उनकी पत्नी निर्मल कौर, जो उस समय भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी, और उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक बहुत ही मशहूर गोल्फर है। यानी कि परिवार भी बहुत अच्छा है। इनकी पत्नी ने भी इनका पूरा साथ दिया। बेटा है वो भी मतलब एक बहुत अच्छा जो है वो गोल्फर है। तो इनकी प्रेरणा से ही इनका जो परिवार है इस तरीके से बढ़ पाया। इनकी ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ। तो आज देखिए, हमने मिल्खा सिंह के बारे में एक एक तथ्य को उजागर किया, और मैं चाहती हूं कि सिर्फ आप ही इस वीडियो को देखें, इतना काफी नहीं है। आप हर एक युवा तक ये वीडियो पहुंचाएं, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है। हर एक युवा इनसे इंस्पायर हो, इनसे प्रेरणा ले और अपने जुनून से उस मुकाम को हासिल करे जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहता है। जय हिंद।